विद्यार्थियों, हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का अध्ययन कर रहे थे और जिसमें हमने देखा कि राष्ट्रपति किस प्रकार से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन अप्रत्यक्ष क्यों इसके बारे में संविधान सभा के सदस्यों ने विचार विमर्श किया कि निर्वाचित अगर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा कराया जाएगा तो ये जो है स्थिति जो है संसदीय व्यवस्था से जो बेमेल हो जाएगी, है ना। इसी क्योंकि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान मात्र है, तो इसलिए जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को क्या उन्मुक्तियां हैं, कि कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। वह अपने पद और तथा अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि भारतीय संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन उन सभी कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी भी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकता है, न ही उसे कैद किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा हो तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो जो 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है, किंतु मृत्यु, त्यागपत्र तथा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए, है ना। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में दी गई है और उसके अनुसार राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे जो है पद से हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। महाभियोग लगाने के लिए जो है अभियोग लगाने वाले सदन को की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि वह सदन की समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों के द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत वह भारतीय संसद के द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की जांच या तो स्वयं करेगा या इसके लिए किसी समिति की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा ले। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप जो है सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो वह प्रस्ताव स्वीकार माना जाएगा और प्रस्ताव के स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति जो है पदच्युत माना जाएगा। इस संबंध में यह बात विशेष जानने योग्य है कि इस काल में भी वह अपने पद पर आसीन रहता हुआ बराबर अपना कार्य करता रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 70 में भी कहा गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करने में असमर्थ हो तो भारतीय संसद को उसके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रसंग में अनुच्छेद 70 के अंतर्गत एक बिल पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के कार्यों को संपन्न करेगा। राष्ट्रपति से संबंधित इन तथ्यों के अध्ययन के बाद अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां क्या है। राष्ट्रपति को जो है विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, इस कारण भारत के राष्ट्रपति अनेक प्रकार की शक्तियां उसे प्रदान की गई है, जिन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरा संकटकालीन शक्तियां।
सामान्यकालीन शक्तियाँ जो हैं उसका अध्ययन हम करते हैं तो उसमें है कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियाँ। संघ की जो सर्वोच्च कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है और इन शक्तियों का प्रयोग वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करा सकता है। संघ के सभी अधिकारी उसके अधीन हैं। उसकी इन शक्तियों में अनेक बातें आती हैं। शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और शासन के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उसके माने जाएंगे। उसे संघीय शासन से संबंधित सभी मामलों में सूचना पाने का अधिकार है। प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णय और प्रशासन संबंधी मामलों के विषय में सूचना दे जिनके बारे में राष्ट्रपति ऐसी सूचना मांगे। इसके अतिरिक्त वह महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति भी करता है, जिसमें है कि प्रधानमंत्री की सलाह से वह अन्य मंत्री है ना और राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के अध्यक्ष और सदस्य और विदेशों में राजदूत आदि। इन उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को कई कतिपय प्रशासनिक आयोगों की नियुक्ति का अधिकार भी प्राप्त है, जिसमें है अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग तथा पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार से संबंधित आयोग। राष्ट्रपति को मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायवादियों, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इनमें से कुछ अधिकारियों की पदच्युति के संबंध में विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही की जाती है। सामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन में भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा चुनावों में जनादेश स्पष्ट न हो तब आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए और लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न हो तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक कुछ ऐसे अवसर आए हैं, जैसे कि पहली बार मोरारजी देसाई सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चरण सिंह का चयन जो है वो दूसरी बार वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के चयन में राष्ट्रपति ने अपने विवेक से प्रयोग किया था। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के नियमों के निर्माण की शक्ति भी उसे प्राप्त है। राष्ट्रपति को वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों या कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक में महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाता है। कुछ अन्य अधिकारियों के कुछ प्रशासनिक कार्यों अथवा निर्णयों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्यकारिणी के संबंध में बनाए गए नियमों तथा संघीय लोक सेवा आयोग के द्वारा किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियम इत्यादि। संघ की इकाइयों के संबंध पर नियंत्रण की शक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। वह राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित तथा समन्वित कर सकता है। समन्वित नीति तथा राज्यों के पारस्परिक विवादों के निपटारे के संबंध में परामर्श देने के लिए वह अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है। वह किन्हीं संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकार को सौंप सकता है। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन का तो राष्ट्रपति पर ही उत्तरदायित्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व
राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत ही वो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वो देश का जो है प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। परंतु जहाँ तक विदेशों से संधियाँ समझौतों का संबंध है, यद्यपि जो है ये संधियाँ और जो समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, किंतु इस संबंध में वास्तविक पहल मंत्रियों के हाथ में ही रहती है और इन संधियों इन समझौतों का संसद के द्वारा अनुसमर्थन भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका के प्रधान के रूप में उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति आती है वो है सर्वोच्च सेनापति के रूप में। राष्ट्रपति जो है वो भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति बनकर संविधान ने सदैव के लिए यह निश्चित कर दिया है कि सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन रहेगी। प्रतिरक्षा सेनाओं, युद्ध, शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्तियाँ केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। इस दृष्टि से भारतीय राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति से बहुत कम हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा सेनाओं को युद्ध स्थल में भेजने का कार्य भी किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।